अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई मुजम्मिल भाई, आज की इस वीडियो में हम डिस डिस्पोजल का एक सवाल करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं इस सवाल के अंदर। पहले परचेज है, फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, फिर इसका डिस्पोजल करना है। तो बड़ा सवाल है। अच्छा, इस बड़े सवाल को मैंने मज़ीद बड़ा कर दिया है। जो चीज़ें इसने नहीं भी पूछी है ना, वो भी मैंने शामिल कर दी है। मकसद ये है कि इस सवाल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और नहीं भी पूछे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो जैसा कि सवाल होता है, सवाल पढ़ने का तरीका ये होता है। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। तो ये है प्रीपेयर ईयर वाइज मशीनरी अकाउंट फ्रॉम ईयर 2012 टू 2014। 3 साल का पूछ रहा है, 2012, 2013, 2014। प्रीपेयर ईयर वाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रीपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। सवाल को अच्छा, अब आपको बता दूं कि हम सब देखो सवाल को पढ़ते हैं। The following data has been extracted from the books of the accounts of Ismail Brothers, a renowned name in manufacturing of auto parts. Sunday, January 1, 2012। मशीनरी खरीदी है M1 5 लाख रुपए की। फिर इस पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसके अलावा अगले साल शुरू में नहीं हुई, 20 साल के अंदर जाके हुई है, जुलाई 1 में। यानी कि 6 महीने गुजर गए। जुलाई 1 को जो है आपने एक नई मशीन खरीदी है M2। अच्छा, इसके बाद फिर पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। फिर 2014 में 1 अप्रैल 2014 को दो ट्रांजेक्शन होती हैं। एक तो जो M1 मशीन खरीदी थी हमने January 1, 2012 को, वो बिक जाती है। और नंबर 2 के फिर एक नई मशीन खरीदते हैं। अच्छा, उस मशीन का नाम भी M2 रखा है। मैं अपनी आसानी के लिए इसका नाम M3 रख देता हूँ मैं, ताकि ये अपनी आसानी के लिए। ठीक है, लो जी, इसको मैं कर देता हूँ M3। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड मतलब सॉरी, परचेज रिकॉर्ड करनी है। एक एक करके हम एंट्री पॉइंट चलते हैं। अब पूछा इससे सिर्फ लेजर अकाउंट है। मैं इसमें लेजर अकाउंट से ज़्यादा चीज़ें करने जा रहा हूँ। मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैं इसके साथ जो इसका डिस्पोजल का अकाउंट है, वो भी मैं इसका बनाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखो, इसने शेड्यूल और बिल्कुल नहीं पूछा हमसे कि क्या आप अलग से कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई शेड्यूल बना रहे हैं। लेकिन मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ताकि इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कुछ चीज़ों के बारे में। अगर जाके इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं आसानी के लिए कि हम एक एक करके चलते हैं। मैंने इसको फिलहाल सबको हाइड कर दिया। एक एक करके हम बोलता जाऊँ। जो एक शेड्यूल में हम बनाने जा रहे हैं, वो है डेप्रिसिएशन का शेड्यूल। डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में हम इसके दो पार्ट कर देंगे। एक होगा हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट, एक होगा उसका डेप्रिसिएशन का पार्ट। अच्छा, इसकी इंक्रीज की नोयत कुछ इस तरह की होगी कि जब मैं ये कॉस्ट वाले पार्ट पे, पीरियड ऑफ कॉस्ट जो जब मैं इस पे आ जाता हूँ मैं, तो इसमें सबसे पहले तो आ गई डेट उसकी, किस डेट को हमने, ऑफ कोर्स हर साल का जैसे शुरू हो रहा है ना, तो ये
बंद ही कर दो दूसरे वाले। हमारी फाइल ही गायब हो गई। ओके। फर्स्ट जुलाई 2012, ये सवाल है हमारा। फर्स्ट जुलाई 2012 को मशीनरी खरीदी थी हमने 5 लाख रुपए की। इस साल में फर्स्ट जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसके अलावा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने कहा फर्स्ट जनवरी 2012 को हमने 5 लाख रुपए का हमने ये शर्ट खरीदा था, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया उसका। ठीक है जी। एडिशन कोई नहीं है पिछले ड्यूरिंग द ईयर, डिलीशन कोई नहीं है, यानी कि कोई शर्ट बिका नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस भी इसका अंदर है 5 लाख ही हो गया। अच्छा, दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में क्या होने जा रहा है, अब ये अगले साल हो गया फर्स्ट जनवरी 2013। अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये देखिए मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि जो कॉलम नंबर 2 है वो कॉलम नंबर 4 जो है पिछले साल का वो है। कॉलम नंबर 3 एडिशन होगा, कॉलम नंबर 4 डिलीशन या डिस्पोजल होगा, और कॉलम नंबर 5 ये 2 + 3 में से ये 4 निकाल देंगे तो ये वो बन जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास फर्स्ट जनवरी 2013 को जब हम आते हैं तो हमारे पास ये ओपनिंग ये बन गया। जो पिछली दफ़ा का क्लोजिंग था वो इस दफ़ा का ओपनिंग बन गया। अच्छा, इस साल में फर्स्ट जुलाई 2013 को एक एडिशन होने जा रहा है, ब्रॉड मशीन M2 कॉस्टिंग 4,50,000 रुपये। तो मैं इसको यहाँ पे एक कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये 4,50,000 5 लाख रुपए की थी, एडिशन हो गई 4,50,000 रुपये की, दोनों मिला के 9,50,000 रुपये हो गए। ये इस साल की 2013 की ट्रांजेक्शन है। साल 2014 में क्या हुआ, एक तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था इस दफ़ा का ओपनिंग बन गया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास मशीन जो है वो 3,10,000 की बिक जाती है, और एक एसेट है जो 4 लाख रुपए का हमारे पास आ जाता है, खरीद लेते हैं। तो ये जो एडमिशन का कॉलम है इसके अंदर हमारे पास 4 लाख का एसेट आ गया, और ये जो मशीन थी 3,10,000 की बिक गई। अब मैं 3,10,000 की बिकी तो यहाँ पे तो 5 लाख रुपए दिखा रहा हूँ। क्यों भाई, मैं 3,10,000 की बिकती है ना, 5 लाख क्यों दिखा रहा हूँ? भाई बात यह है कि ये एसेट यहाँ पे जब 5 लाख का जब आया था तो जाएगा ही 5 लाख से। वो जो 3 लाख है वो असल में उसकी कैश की रिसिप्ट है, और उसको कंपेयर किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए। तो इस जगह पे हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जो एसेट आया था वो निकल गया। तो कौन वो जो जो एसेट निकला तो कितने का था, 5 लाख का था, ये वाला एसेट था ना, M1। हाँ लिखा है ना कि एसेट जो था जो M1 है वो 3,10,000 का बिक गया, ये वाला एसेट था, ये बिक गया। अब क्लोजिंग हमारे पास क्या बच गई, 8,50,000। बड़ा सिंपल सा है, मेरा ख्याल है इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको समझने के अंदर। हो जो अगर हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले को, अगर हम शेड्यूल उसको बनाए तो कैसे बनाएंगे। अच्छा भाई, ओपनिंग कुछ भी नहीं था इसका। यहाँ पे तो ये पहली तारीख को खरीदा था ना, लेकिन ये यहाँ पहली तारीख को उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। अच्छा, जब भी आप कोई एसेट का हिसाब से कोई डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन दो वक्त में रिकॉर्ड होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, depreciation is calculated
8 2 times। दो वक्त ऐसे होते हैं जब डेप्रिसिएशन बनाया जाता है, एंट्री होती है। एक तो होता है इसका एट द मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब आप फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे होते तो आप ये जो आप बनाते हो तो ये आमतौर पे साल के आखिरी में तो जरूरी बना रहे होते हैं ना, मस्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिरी में तो आप हमेशा बनाते हो। इसके अलावा आप मंथली अकाउंट बना सकते हो, क्वार्टरली अकाउंट भी बना सकते हो, हाफ ईयरली अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, एट एनी टाइम व्हेन अकाउंट्स आर पेड, लाइक मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, और एनुअली तो होता है। ठीक है, आप जब भी आप अकाउंट बनाने जाओगे, 10 दिन का बनाने जाओगे, 20 दिन का बनाने जाओगे, महीने का बनाने जाओगे, हफ्ते का बनाने जाओगे, क्वार्टर का बनाने जाओगे, 6 महीने का बनाने जाओगे, 2 साल का बनाने जाओगे, 2.5 साल का बनाने जाओगे, जब भी आप अकाउंट बनाने जाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बेसिकली ये चीज़ जो है ना, एडजस्टिंग एंट्री के कंसेप्ट में आती है कि वो 5 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं जो कि जब भी आप अकाउंट्स क्लोज करते हो तो वो आपने करनी होती है। तो उसमें से एक डेप्रिसिएशन एक एंट्री है। तो एक तो उस वक्त करोगे जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने। तो अच्छा, दूसरा वक्त वो होता है when an asset is disposed of। जब एक एसेट बिकता है तो उस वक्त भी अगर आपकी पॉलिसी होती है, जो आमतौर पे सवालात जब हम करते बनाते होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस वक्त की पॉलिसी है, तो उसकी जब अगर उस वक्त की हमारी पॉलिसी है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो फिर हमें वो वापस वक्त रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जनवरी 2000 यानी कि 2012 का जो साल है, इस साल में वैसे तो सिवाय इस चीज़ के कि 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा गया था, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। लेकिन हमने इसका डेप्रिसिएशन एक रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2012 को जाके एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, हर जगह बनते हैं। ठीक है, तो जब आपके अकाउंट बनेंगे तो आपने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो हम आ जाते हैं 31/12/2012 को। चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, ओपनिंग कुछ नहीं था इसके अंदर। साल के आखिर के अंदर जनाब इसका डेप्रिसिएशन आ गया 50,000। इस साल के आखिर में 50,000 कैसे आया? 50,000 ऐसे आया कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्मैथ ब्रदर यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन at 10% of providing depreciation for on machinery and follows calendar year। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में तो जुलाई टू जून होता है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। इसे फिजिकल ईयर भी कहते हैं, टैक्स ईयर भी कहते हैं, टैक्सेशन पर्पस। अच्छा, 10% ऑफ, अच्छा तो ये डेप्रिसिएशन बनेगा 50,000। थोड़ा सा हमने इसके अंदर करा ये है कि हमने इसका डेप्रिसिएशन की जो है ना ये वर्किंग हमने पहले ही ये अलग से बना के रख ली है। मैं अब इस जगह से हट के मैं इस शेड्यूल पे आ रहा हूँ। हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाई है ईयर 2012
20 जो 2000 साल का 2012 का जो साल होगा उसमें डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, मैंने जो इस सवाल को इस तरह किया है ना, इसका एक पर्पज़ है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझना आसान होती हैं, लेकिन जो है उन्हें करना मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको करना आसान होता है और समझना मुश्किल होता है। अब बात ये, अगर आपने एक चीज़ कर ली आसानी के साथ, रट्टा मारे कर लिया, लेकिन आपको समझ है नहीं, तो अगर आपने ज़रा सा भी सवाल आगे पीछे होगा तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, लंबे तरीके से समझ लें। इस तरह मुश्किल करना होता है ना काम, उसको उस तरह समझ लें। जब आप उसको मुश्किल तरह से समझ लेंगे, लंबा करके बड़ा करके अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे, तो अब आप उसको इस तरह से करें जहाँ पे उसको करना आसान है, समझना मुश्किल है। क्योंकि अब समझ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समझ आप चुके हो उसको आप। तो इस जगह में इस सवाल को मैंने काफ़ी लंबा किया है, ताकि इसलिए ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमारी क्लियर हो जाए। इस मकसद के लिए मैंने ये सारी वर्किंग को मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये सिर्फ मैं इसके लिए मैंने एक मैक्रो भी बनाया है कि जिसमें वो सब चीज़ें छुप जाती हैं। ओके, पहला साल था भैया, साल है 2012। साल 2012 में हमने M1, ये हमने कॉलम बनाया M1 खरीदी है, जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ये हमने दिया हुआ था। अब मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से जब डेप्रिसिएशन में काट करते हैं तो कैसे करते हैं। वो सिंपल, आपने इसका मतलब है 10% अगर 10 साल की लाइफ होगी, और ये प्रीफिक्स रहता है और वैल्यू पे चलता है। ये अब 5 लाख थी तो 10% जब लिया तो इसका जवाब 10% का 5 लाख ही आएगा। 50,000 का 10% यानी 0.1 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000। ठीक है। अच्छा, ये 12/12 डाला है मैंने। 12/12 का मतलब ये हुआ कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन लेना है। इसमें असल में मैं बताता हूँ कि चले 12/12 डालने की जरूरत क्यों पेश आई इस पीरियड डालने की। ये हो गया आपके पास पहले साल की कार्रवाई हो जाती है। पहले साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया आपने 2012 का। अब आ जाते हैं 2013 पे। 2013 के अंदर क्या हुआ कि आपके पास पहले तो M1 मशीन ही है आपके पास। M1 मशीन है, कोई 5 लाख रुपए की, 10% का डेप्रिसिएशन है, जो पूरे साल का चार्ज करना था 50,000 ही, ये अगले साल की बात होगी। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि जनाब दूसरा जो एसेट है ना आपका 4,50,000 का, इसकी डेट है July 1, 2013। 6 महीने इसका मतलब है जून तक, जनवरी टू जून 6 महीने होते हैं, जुलाई टू दिसंबर 6 महीने ही होते हैं। तो ये 6 महीने का एसेट है, रेट 10% ही होगा, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो हमारे पास 6 महीने का है। यानी कि 6/12 का मतलब ये कि 12 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल 1/2 भी कर सकते थे, करने के लिए वैसे अच्छा यही लगता है कि 6/12 ही लिख दिया जाए। तो अब इसका मतलब ये होगा कि 4,50,000 का 10% और उसको आधा कर दो तो वही 22,000, वैसे 45,000 होता है पूरे साल का, तो ये आधे साल का जो है 22,500 हो जाएगा। ठीक है। टोटल मिला के आपके पास 50,000 और 72,500, ये आपके पास हो गया 2 साल का रेट। तीसरा साल हुआ 2014 का। अच्छा, तीसरे साल जो 2014 के अंदर क्या हुआ, एक तो ये कि आपकी ये जो M1 मशीन थी ना ये बिक गई। तो इसमें
एक तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम था ना आपका, एक तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम को ये एसेट बिका था। ये पॉइंट ऑफ टाइम था इस हिसाब से 1 अप्रैल 2012, यानी 3 महीने बाद, 1/4/2012। ये हमारे पास वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम में कि एसेट बिका था। अच्छा, अब देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि 1 अप्रैल 2012 को, राइट है भाई। अच्छा, 5 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, इसको अपोर्शन कर देंगे 3/12 करके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिंपल करूँगा क्या, 5 लाख 10% इंटू 3.12 या 1/4, ये 4 से डिवाइड कर दें, 12,500 तो उस एसेट का आ गया जो कि डिस्पोज ऑफ हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे मालूम कर लेना दोबारा। अच्छा, इसके बाद M2 एसेट होता है, ये वाला था, ये अपनी जगह खड़ा हुआ है। ये आपने नया एसेट खरीदा था 4,50,000 का, इसका 10% डेप्रिसिएशन, अच्छा इसका पूरे साल का है 12/12, यानी कि 12 में से 12, यानी कि 1 ही कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4,50,000 10% तो ये 45,000 हो गया। तीसरा एसेट हमने लिया था जनाब 1 अप्रैल को, वो एक एसेट बेचा था, अगला एसेट लिया था, ये 4 लाख रुपए का है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपके पास आ गया, 10% निकाला आपने, और ये कि ये था 1 अप्रैल से, ये देखो देखा जा रहा था, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, यानी कि 9 महीने का था, तो ये 9। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो की तो रिकॉर्डिंग के दौरान सिस्टम हैंग हो गया था, तो अच्छा ही हुआ कि इसके नतीजे में ये जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग थी, मैंने इसको मज़ीद बेहतर बनाया है। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जो डेप्रिसिएशन है हर साल का, वो हम किस तरह उसको रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे। तो ओके, साल 2012 में हम आ जाते। अब मैंने इस साथ में फराम और टू का ये जो कॉलम है, ये 2 इजाफा कर दिया मैंने इसके। तो हमारे पास मशीन थी M1, साल 2012 की जो ट्रांजेक्शन थी, साल 2012 में सिर्फ हमारे पास एक ही काम हुआ था कि हमने किताब खोल ले तो भाई, चलो साल 2012 में हमने ये मशीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, M1 मशीन, और ये हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2012 को। तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका मतलब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, 12 के 12 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मैंने 12 कर दिया, और जब ये फार्मूला मैंने अगर देखा तो मैंने ये करा, ये है जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया रेट से, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, दैट मीन्स नो इफेक्ट, सिंपल 5 लाख जरा 10%, इसको समझे तो ये हो गया। साल 2013 में गए तो साल 2013 में एक तो हमारे पास मशीनरी, हमारे पास 2 एसेट हो गए। एक तो मशीनरी M1 थी, जो 5 लाख रुपए की है, और उसका 10% डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स पूरे साल का है, यानी कि 12/12, सिंपल 5 लाख का 10%, यहाँ पे लिखा है 5 लाख का 10% इंटू 12/12, यानी बनी है। M2 मशीन जो है वो हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2013 को, ये देखिए 4,50,000।
तो इसका हमने 10% डेप्रिसिएशन लिया। ये 1 जुलाई 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक का इसका हमने डेप्रिसिएशन लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया 6/12, 6 महीने हो गए ना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। 4,50,000 का 10% निकालेंगे तो ये 45,000 हो जाएगा। इसका 6/12 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 22,500। टोटल मिला के इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 72,500। साल 2014 पे आ जाइए। साल 2014 पे जब अगर आप आएंगे तो आपका जो M1 मशीन है, एक तो ये कि ये इसके अंदर ये था 2014 के दौरे में 2 ट्रांजेक्शन हुई है। एक तो मशीन बिकी है, तो जो बिकने वाली मशीन है उसका बिकने वाली डेट तक का हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपए की हमारे पास मशीन, अच्छा ये मशीन थी जो हमारी बिक गई 1 अप्रैल 2014 को, यानी इसका 31 मार्च 2014 तक का हमें निकालना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, 12 में से 3 महीने का इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यानी कि 3 महीने का अगर हम देखें तो ये 12 यानी कि 1/4 हो गया। तो 12 चौके 48, 12,500 रुपये बन जाएगा एक 3 महीने का। 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12 यानी 1/4। 50,000 का तकसीम करेंगे 4 से तो 12,500 जवाब आएगा एक क्वार्टर के रुपए से। मशीन M2, ये मशीन ये पूरे साल की हमारे पास चली चली 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक। इसका सिंपल ने वो डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और एक दोबारा एक मशीन खरीद ली थी हमने 4 लाख रुपए की, इसी तारीख को 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर तक ये हो जाएंगे, ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन रहेगा 30,000 रुपये। तो ये इस साल 2014 में हमारा एक डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया डिस्पोज ऑफ एसेट का मार्च जिस वक्त में हुआ था, मार्च 2014 की डेट में, 31 मार्च 2014 की डेट में, जस्ट 1 डे बिफोर द डिस्पोजल। और अगर सेम डेट में भी करते तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये डिस्पोजल दे दिया गया। और दूसरा M2 और M3 का जो तरतीब पूरे साल का डेप्रिसिएशन था और 9 महीने का डेप्रिसिएशन। साथ साथ एक बार हमने कैलकुलेशन। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट जो शेड्यूल है हमारा वो भी हम लगे हाथों बना लेते हैं कि उस वो जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है हमारा जो M1 है, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसकी मद में कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया था। जब हम उसको देखने के लिए जाते हैं तो हम ये M1 जो एसेट है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं M1 एसेट का जो डेप्रिसिएशन था। अच्छा, दूसरा स्टेप जो हमने करना है वो ये कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लेना है। ये जो डिस्पोज ऑफ एसेट का था वो कितना होगा। तो हम देखते हैं 2012 के अंदर इस M1 एसेट को जो डिस्पोज ऑफ हुआ था 50,000 था, और 2013 के अंदर भी 50,000 था, और 2014 के अंदर है हमारे पास 12,500। ये देखो ये हमने निकाला हुआ है। टोटल मिला के 1,12,500 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। हम दोबारा शेड्यूल के अंदर जाते हैं, देखिए शेड्यूल में हमने इसको किस तरह हमने इसको दिखाया हुआ है। ये पहले साल का शेड्यूल है हमारे पास। पहले साल के शेड्यूल में हमारे पास ये देखें, ये 1 जनवरी 2012 के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अपने रिकॉर्ड किया 50,000 रुपये का। ये देखें कैलकुलेशन की है मैंने यहाँ से उठाया, रिलेशन कोई नहीं हुई। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 50,000 हो गया। अगले साल चले जाते हैं हम लोग।
अच्छा, बिग बुक वैल्यू क्या किस पे खड़ी होगी इस वक्त, इस साल के एट द एंड ऑफ दिस ईयर? वो हो जाएगी आपके पास 5 लाख रुपए का एसेट था और 50,000 की क्लोजिंग बैलेंस था, तो 4,50,000 की आपकी बुक वैल्यू रहेगी। अगले साल पे आ जाते हैं हम लोग। अगले साल के आखिर में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। इस साल का जो डेप्रिसिएशन था वो है 72,500। कैसे निकाला था? ये यहाँ से निकाला था। अभी आपने देखा, इस तरह से हमने इसका डेप्रिसिएशन निकाला था। तो ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000 प्लस 72,500, 1,22,500। ये हो गया इसकी जो बुक वैल्यू थी, फिर इसका मतलब है अगर इस साल लेंगे तो 9,50,000 में से 1,22,500 निकाल दूंगा तो 8,27,500 हमारी बुक वैल्यू हो जाएगी। तीसरे साल पे जाते हो इसके अंदर, तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो ये क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? भाई सही, इतना ही डेप्रिसिएशन होगा जितना कि ये निकाला था। 12,500 वो डिस्पोज ऑफ एसेट का, और जो बाकी एसेट थे उनका 75,000, टोटल 87,500 का डेप्रिसिएशन हमारा बनेगा इस साल का। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, डाल देंगे इसके अंदर। डिलीशन जो थी वो थी हमारे पास, डिलीशन के यानी कि जब अब डिस्पोज ऑफ एसेट हुआ तो ये फिर पूरा हमारे अकाउंट से बाहर निकला था। जहाँ से 5 लाख एसेट बाहर निकला और यहाँ से जो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन था जो एक्यूमुलेट हो गया था यही बाहर निकला, ताकि हमारी बुक में से जब वो एसेट ही नहीं रहा तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ से 5 लाख रुपए निकाले और यहाँ से जो इसके थे 1,12,500, ये कहाँ से निकाली कैलकुलेट किया आपने? तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था 1,12,500, ये निकाल दिया। तो उसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया हमारे पास? बिल्कुल जनाब, ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड कर लो, डिलीशन अच्छा, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन था वो तीनों साल का फिर हमने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस तारीख को 8,50,000, अगर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो फिर 7,52,500 पे खड़ी हुई होगी। अच्छा, इसी चीज को देखिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं अगर इसी चीज को, मैंने आपको कहा था जिस तरह कि मैं इसको तफसीली तौर पे करूंगा और वो तमाम चीजें मैं इसको एड्रेस करूंगा जो कि एस्पेक्ट्स होते हैं जो इस किस्म के सवालात में हो सकते हैं। तो अब अगली ये है कि सवाल का, इस सवाल में बिल्कुल नहीं मांगा कि जनरल एंट्रीज क्या होती है, लेकिन सवाल को पूरी तरह समझने के लिए कि इस सवाल में क्या हो सकता है कि तो जो जनरल एंट्रीज हैं इससे रिलेटेड वो भी मैंने इसमें बना दी है। सवाल आ सकता है, लेकिन ये नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें इसमें बन रही है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि ये देखिए 1 जून 2012 को हमने मशीन ली थी 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं इस पे चले, मैं इसकी ये सवाल इसकी विंडो भी खोली। 1 जून 2012 को हमने मशीन ली थी 5 लाख की। 1 जून 2012 मैंने एंट्री बनाई, फिक्स एसेट मशीन M1 5 लाख रुपए की, बैंक हमारे पास क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से, नरेशन डाल दी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन M1। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे को हमें मालूम है कि हम जब भी साल खत्म होता है तो हम इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं कि जिस तरह के हमने इस शेड्यूल में किया और इस जगह में हमने कैलकुलेट किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, आपको याद होगा। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2012, स्टेट लैंड मेथड 10% ऑफ कॉस्ट, ये मैंने इसकी नरेशन दे दी। इससे बेहतर नरेशन हो सकती है, आप डाल सकते हैं इसकी। अब 31 जनवरी 2012 में एक और एंट्री होगी कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज, जब भी क्लोजिंग की एंट्री यही होती है कि जो एक्सपेंस इसको आ रहा होता है वहाँ पे उसको क्रेडिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं।
तो 50 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और जा दिया मैंने टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ये 2013, ये 2013 में हमने यह था कि फर्स्ट जुलाई 2013 को हमने मशीन खरीदी थी। 1 जुलाई 2013 फिक्स एसेट मशीन 4,50,000 की मशीन खरीदी, बैंक क्रेडिट कर दिया। हमने कहा डोनेशन टू रिगार्ड परचेज ऑफ मशीन। इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो जो ट्रांजेक्शन दो ऊपर हुई थी वो इसमें हो जाएंगी। 31 दिसंबर 2023 में 13 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 72,500। किस तरह कैलकुलेट किया था आपको याद होगा, हमने इस तरह कैलकुलेट किया था। 50,000 पूरी मशीन का था, 22,500 दूसरी मशीन का था 6 महीने का, टोटल मिला के 72,500 हो गया था। 72,500 डेबिट, 72,500 एक्टिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ वगैरह, सीसी वगैरह वगैरह। 31/12/2013 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग एंट्री। ईयर 2014, ये वो साल है कि जहाँ पे हमने एक मुख्तलिफ एंट्री भी की। एक एंट्री तो ये की थी अपने कि हमने जो डिस्पोजल से रिलेटेड थी, और एक एंट्री हमने रेगुलर एंट्री कर दी जिस तरह के ऊपर की एंट्री की थी। तो इसलिए मैंने इसके दो ऐड बना दिए। एक ऊपर आपका एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो नीचे रेगुलर एंट्रीज का। इम्तहान में ऑफकोर्स ही लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लिखते तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं हो सकता है, वो मुमकिन को थोड़ी सी आसानी हो जाए देखने में। हो सकता है आधा नंबर बढ़ा दे आपका इस वजह से, और नहीं हो तो कैसे हो सकता है कि ना भी बढ़ाए। वैसे मुझे सर बेहतर लगती है इस तरह डालना। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आप किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो अगर आपने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है तो आप उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। तो हमने कहा था ये 1 अप्रैल 2014 को बिक्री है, तो हमने इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 1 अप्रैल 2014 को। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसमें 31 मार्च 2014 भी डाल सकते थे कि भाई एक दिन पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, लेकिन इससे 31 मार्च 2014 और 4 2014 से दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपकी उम्मीद है कि कोई नंबर नहीं कटेंगे इसके ऊपर। एक 1 अप्रैल 2014 को आपने डेप्रिसिएशन जो डिस्पोज ऑफ एसेट था उसका आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। ये जिस तरह हमने दिखाया था, ये M1 50,000 10%, 1 जनवरी 2014 से लेकर ये मैंने इंटरव्यू पर डाली, ये मेरे ख्याल सही नहीं करना, क्या 31 मार्च 2014 है। तो ये 3 महीने का हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया, जो 12,500 रुपये बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 12,500 डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,500 से क्रेडिट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड फॉर द डिस्पोज ऑफ एसेट फॉर 3 मंथ जनवरी टू मार्च 2014। अब अगली एंट्री है डिस्पोजल की। अच्छा, डिस्पोजल की एंट्री में आपको मैं जैसे अच्छा, डिस्पोजल इस एंट्री को बताने से पहले मैं आपको दिखाना, मेरा ख्याल है पहले मैं आपको लेजर अकाउंट दिखा देता हूँ, ताकि इसको इस एंट्री को समझने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह समझ में जब आएगी जब इसके हम लेजर्स भी देखें। देखें, ये था असल सवाल जब उसने हमसे एसेट अकाउंट मालूम किया था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पूछा था और डिस्पोजल अकाउंट पूछा था। ये था असल सवाल, और ये मैंने आपकी हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसानी के लिए मैंने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी मैंने बना दिया था। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर था क्या, एसेट अकाउंट अगर मैं देखूं तो वो एंट्री जो वहाँ पे है उसको हमने बस डायरेक्टली इसके अंदर पुट करना होता है। जैसे हम समझ वो पेन ये समझता है कि आप में इतनी काबिलियत पैदा हो चुकी है कि आपको पता है कि जनरल एंट्रीज क्या बनी होंगी, तो आप डायरेक्ट अकाउंटिंग वो जो है ना इसमें टी अकाउंट्स के अंदर आप एंट्री कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा था, ये देखो जनरल एंट्रीज से मैं आपको लेके चलता हूँ। जनरल एंट्री पहले हमने परचेज किया, परचेज और बजट की बुनियादी थी 5 लाख डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये लेजर्स के अंदर आते हैं एसेट अकाउंट में, और अपने 1 जनवरी 2010
और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डेबिट साइड 5 लाख कर दिया और डिस्क्रिप्शन डाल दी बस कि फिक्स एसेट अपने मशीन आई थी इसके अंदर। इसके अलावा इस साल दूसरी एंट्री जो थी वो थी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट। तो हमने वो थी अभी 31 तारीख में। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50,000 से 31 जनवरी 2020 में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 31 जनवरी 2012 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब 31 जनवरी 2012 में ये देखें क्लोज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। ये जब क्लोज हो गया तो यहाँ पे हो गया नील बैलेंस। ठीक है, यहाँ को यार ये खिड़की बंद करना। अच्छा, अब हम 1 जनवरी 2013 के साल में आते हैं। 2013 के साल में अच्छा जो उसका तरीक़ाकार होता है आपने देखा ही होगा। अब आप टी अकाउंट में अच्छे खासे माहिर हो गए होंगे कि आपका जब साल ख़त्म होता है तो आप जहाँ पे कम फॉर्मेट की एंट्री लिखते हो, जो कमी पूरी होती है वो जहाँ पूरी कर देते हो, जो और यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 5 लाख रुपए का। कि अच्छा इसके अंदर फिर 1 जुलाई 2013 को हमने 4,50,000 का ये एसेट खरीदा था। ये 2013 और जब 31/12 पे आए तो अभी टोटल मिला के हो गए 9,50,000। तो ये 9,50,000 यहाँ पे आ गया और ये भी अगले अगले साल का 2014 का कैरी फॉरवर्ड हो गया 31/12/2013 के अंदर। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मशीन M1 और M2 का। अच्छा है कि जब आप ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो और अलग अलग मशीनों का डिस्पोजल का सिलसिला हो तो आप अलग अलग लिख दो। लिखने को वैसे आप ये टोटल मिला के 72,500 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा है आप इसको अलग अलग ही लिख दो। अलग अलग लिखने का फायदा ये होगा कि खुद आपको सवाल करने में और मजीद आगे बढ़ाने में आसानी होगी। ये अब जिस तरह आपने यहाँ से उठाया था 72,500 अलग अलग करके, और जिस तरह यहाँ शेड्यूल में आ रहा था कि मशीन M1 का 50,000 था और उसका M2 का 22,500 था, तो हमने वो 72,500 डाला था, वही हमने 72,500 यहाँ लिया हुआ है। और ये इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 और 22,500 यहाँ आया और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज हो गया। और ये भी इसी तरह हो गया यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब अगले साल जो है ये कैरी फॉरवर्ड आ गया यहाँ पे 1,22,500 जो अगली दफा का ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, 2014 में जा रहे थे मैं, आप देखिएगा मैं इस जगह से मैं आपको लेके आया था। मैं इस जगह पे खड़ा था, इस जगह पे जब मैं लेके खड़ा था तो फिर मैं उठा के आके आपको लिए लेजर्स पे लेके आया। अब आ गए हम लेजर के ऊपर, वो लेजर अकाउंट के ऊपर 2014 है। अब 2014 में जो हमारे पास ये जो बैलेंस खड़ा होगा ना 1,12,500, इस 1,12,500 के अंदर ये डेप्रिसिएशन मौजूद है। इसके अंदर M1 वाला M1 का 50,000 भी मौजूद है और M1 का फिर दोबारा जो है फिर 50,000 मौजूद है और फिर M1 का ही जो अभी हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 12,500, वो तो खैर जहाँ पर है वो भी इस डेप्रिसिएशन के अंदर, बल्कि इस ये कहना चाहिए ये जो है ना 12,000 सॉरी 1,22,500 जो उठ के आया था जहाँ पर, ये 1,22,500 जो जहाँ पे उठ के आया था, इसके अंदर ये 50,000 ये शामिल है इसके अंदर। तो अब हमने और इसके अलावा 1 अप्रैल 2014 को हमने ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था ना ये वाला भी इस लेजर के अकाउंट में आ चुका है। अब हमने सबसे पहले जो है अब हम जब इस एसेट को फारिग करने के लिए चले हैं तो हमने इस एसेट को, आप इसको सोचे कि ये एसेट इस अकाउंट के अंदर जो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड आया था 9,50,000 इसमें भी शामिल है और ये 1,22,500 जो डेप्रिसिएशन शामिल था इसके अंदर भी शामिल है। इसको शेड्यूल से भी समझिए। ये देखिए, ये देखिए
ये हम इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे जब 9,50,000 आया था तो 9,50,000 में देखें ये एसेट M1 जो था, ये M1 भी शामिल है और ये M2 भी शामिल है। और इसी तरह ये जो आपका ओपनिंग, ये जो डेप्रिसिएशन था 1,22,500, इसमें M1 और M2 दोनों के डेप्रिसिएशन शामिल है। और ये जो करंट ईयर का इसमें शामिल किया था ये भी इसमें शामिल है। तो जिस तरह यहाँ से इसको फारिग करना, जब इसके एसेट को निकाला था तो एसेट को भी निकाला और इसकी उसको भी निकाला, डेप्रिसिएशन को भी निकाला जो इसके अंदर शामिल है। तो इसी तरह हमने इसको, ये जैसे लेजर में देखा इससे यहाँ भी शामिल है तो उसको भी यहाँ से भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मकसद, अच्छा ये लेजर अकाउंट में थोड़ा अगेन समझिए आप इसके अंदर कि डेप्रिस एसेट अकाउंट में इस वक्त ये मौजूद है, उसमें डेबिट साइड के अंदर बैलेंस में मौजूद है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब कोई चीज बैलेंस डेबिट साइड में हो और उसे खत्म करना हो, तो उसको खत्म करने के लिए, डेबिट को खत्म करने के लिए आप उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, 5 लाख रुपए डाल दिए इसको डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो 5 लाख रुपए डाल दिए हमने ये डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये एंट्री आपने बनाई, देखें कि आपने कहा कि मैंने जो है फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट जो M2 था वो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड पे मौजूद है, ये क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस आ रहे हैं इसके, तो उसको खत्म कर लिया, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इसे डिस्पोजल अकाउंट को यहाँ से डेबिट किया, और जब यहाँ से डेबिट किया तो ये यहाँ पे क्रेडिट आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे आ गया 1,12,500। जब तीसरे नंबर पे क्या हुआ कि कैश हमारे पास आया सिंपल, तो कैश हमने कर दिया 3,10,000 रुपये। और जब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अब देखें इस जगह मैं फर्ज करो जहाँ पे 70,500 नहीं होता तो क्या होता, ये 4,22,500 होता, ये 70,500 होता। इसको मैंने खत्म किया। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो उसका मतलब है लॉस। तुम्हें पता ही है ना कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और जब भी कोई चीज कैपिटल कम करना होता है तो वो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो जहाँ पे कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि डेबिट एंट्री पड़ रही है, तो इसका मतलब है अगर वो डेबिट साइड पे आया तो वो लॉस होगा। इसी चीज को अगर आप लेजर अकाउंट के हिसाब से देखो तो ये आपके पास देखें, ये कैश आपके पास, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 3,10,000 रुपए से कर देखो तो ये वाली एंट्री आ रही है 3,10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,12,500 से, ये 1,12,500। लॉस ऑन डिस्पोजल क्रेडिट 77,500 से, 70,500 से। फिक्स एसेट डेबिट 5 लाख से, ये 5 लाख से। ये आपकी एंट्री के लोग बराबर हो गई। इसी चीज को अगर आप शेड्यूल के अंदर बनाने जाएंगे तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, सिंपल सा कि कैश प्रोसीड 3,10,000 रुपये, बैंक वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट है 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,12,500, लॉस ऑन डिस्पोजल 3,10,000 में से 3,27,500 निकाल दी, 77,500। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये गेन ऑन डिस्पोजल का जो फॉर्मेट है इसको, और इसका जो ये लेजर है, ये लेजर का फॉर्मेट, इसको आप रट्टा मार लो। इस तरह दो का टेबल होता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपको पता होता है कि इसमें 2 ऐड करके आ रहा है, लेकिन आप रट्टे मार लेते हैं, 2 अट्ठे 16, आपको ऐसे याद होता है, तो उसका बस रट्टा मार लें। समझ चुके हैं आप? समझने के बाद बस आप इसका रट्टा मार लें कि भाई आपके पास फिक्स एसेट यहाँ डेबिट साइड पे आएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड पे कैश आएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। और लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर लॉस अगर होगा तो इस जगह क्रेडिट साइड पे आएगा, और गेन होगा तो इस जगह डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि यार अभी तो आप कह रहे थे कि लॉस ऑन डिस्पोजल जो है, ये तो भाई यहाँ पे तो लॉस, अपना लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे तो आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जब डेबिट साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास वो क्यों आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है लेजर अकाउंट के अंदर? तो भाई बात ये है कि ये इसका जो है ना करेस्पॉन्डिंग अकाउंट है, यानी लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको चलो मैं यूं भी कर देता हूँ,
डिस्पोजल, यदि ये इस तरह कह रहे हैं आप, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है और आपका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सिंपल, अगर आपको इस तरह भी लेके जाना चाहें। इसका ये आपके पास ये फिगर, तो ये आपके लेजर अकाउंट की एंट्रीज भी आपके पास आ गई। अच्छा, अब एक और इस सवाल का एक और रुख भी है, जैसे प्रश्न छोटा सा है कि अगर पार्शियल बैलेंस शीट अगर आप बना रहे होते सिर्फ इस फिक्स एसेट की, तो क्या बनती। अच्छा, मैं खाली जनरल एंट्रीज में मैंने एक और चीज भी डाली है, यही जाती है हमारे पास कि जनरल एंट्रीज में क्या हमारे हमारे पास फिर हमने ये फिक्स एसेट मजीद वो तीसरा एसेट परचेज किया था। अच्छा, वहाँ पे M2 लिखा हुआ है, मैंने आपकी आसानी के लिए M3 कर दिया कि 4,50,000 से 4,50,000 नहीं 4 लाख, 4 लाख का हमने एसेट लिया था। ये हमने ये एंट्री डाल दी थी कि 1 अप्रैल 2014 को 4 लाख का हमने एसेट लिया और 31/12/2014 को तो फिर हमारे पास ये टोटल मिला के ये 13,50,000 बना, जहाँ 13,50,000 बना तो कैरी फॉरवर्ड बन गया। जो बैलेंसिंग पूरी की वो 8,50,000 की थी, जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर तो फिर हमने डेप्रिसिएशन डाला M1 M2 M3 का, जिस तरह के जहाँ पे हमने अपने शेड्यूल्स में रिकॉर्ड किया था। M1 M2 यह तो पहले डाला हुआ था, M2 M3 का दोबारा डाल दिया। फिर हमारे पास ये डिस्पोजल अकाउंट, अच्छा डिस्पोजल अकाउंट तो बना चुके हैं। ये 8,50,000 की हमारे पास आखिरी की एंट्री हमारे पास ये बन गई थी। ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका हर साल के लिए ऐसे क्लोज होता जा रहा है। अच्छा, पार्शियल बैलेंस शीट पे आता हूँ। एक सवाल बन सकता है कि बताएं इसकी क्या हुआ। लाइट चली गई। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, ये 31/12/2012 के ऊपर आपकी पोजीशन क्या होगी। फिक्स एसेट अकाउंट है 5 लाख का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 50,000 का, तो आपका ये बैलेंस की फिगर होगी चार इसकी बैलेंस शीट में इसकी जिस तरह फिगर आएगी 4,50,000 रुपये। ये लेजर से भी वेरीफाई कर सकते हो आप। 31/12/2012 को आपका बैलेंस क्या है, ये कम फॉरवर्ड 5 लाख रुपए, और यहाँ पे कम फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 50,000। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये कि असल में ये अगर कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आएगा तो इसका मतलब है बैलेंस है डेबिट। देखें ये उठ के जैसे जहाँ पे इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आया, जो कि अगले दफा जाके डेबिट साइड पे आ जाता है, तो उसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस। तो 5 लाख डेबिट बैलेंस है और 50,000 क्रेडिट बैलेंस है डेप्रिसिएशन का। तो इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, 5 लाख और 50,000, तो बाकी बच गया 4,50,000। फिर आपके पास रहता है 31 दिसंबर 2013, तो इसकी इस साल पोजीशन क्या होगी। इस साल पोजीशन है 2013 के अंदर 9,50,000 और 1,12,500। 9,50,000, 1,22,500, 12,500, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 8,27,500। इसी को जरा देखें शेड्यूल पे हमारे पास क्या आ रहा था। शेड्यूल पे तो बनाए थे ना हमने, देखो वही 4,50,000, 8,27,500 आ रहा है। मजीद वेरीफाई हो गया हमारे पास। तीसरे साल पे आ जाओ। फिक्स एसेट 8,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 97,500। ये देखो 8,50,000, 97,500, तो 7,52,500 हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस, नेट बैलेंस कहना चाहिए, वो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा इस तरह। अच्छा, इट इज जस्ट टू वेरीफाई कि किस तरह जो हमारा अकाउंटिंग का मेथड है, डबल अकाउंटिंग का मेथड है, किस तरह वो वही रिजल्ट लेके आता है जिस तरह के आप कॉमन सेंस से एक लेमैन जो है वो अपनी
स्टेटमेंट की शक्ल में बनाता है। जैसे कि स्टेटमेंट में शक्ल में अगर किसी आप समझदार बंदे को दे दोगे कि यार मुझे इस तरह बनाओ, उसको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता हो, तो जाहिर है वो तो स्टेटमेंट की शक्ल में बनाएगा। वो स्टेटमेंट की शक्ल में जब वो बनाएगा, और जब आप अपने अकाउंटिंग के हिसाब से चलोगे तो आपकी चीजें भी वही आएंगी जो वहां आएंगी। जिस तरह यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आपने इसका निकाला, गेन ऑन डिस्पोजल निकाला, तो ये आया आपके पास 77,000, सॉरी लॉस ऑन डिस्पोजल आया 77,500। तो आपके जो है अकाउंटिंग एंट्री से भी ये 77,500 ही आया था, खुद ब खुद ही आया था। और आपके लेजर्स में जब आप इसको डालते हो तो वहाँ भी 77,500 ही का आता है। तो किस तरह ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, किस तरह ये चीज़ें एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं। तो ये इस सवाल का एक मकसद था, इसको इस सवाल को हल करने का। तो इस सवाल को अच्छा, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ, सवाल ने मांगा उसने सिर्फ ये तीन चीजें थी। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। इसके अंदर ये शेड्यूल हमने खुद बनाए, जिनकी उसने खुद नहीं मांगा था। जनरल एंट्रीज हमने खुद मंगाई, उसने खुद मांगी कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ऑफ कोर्स ये रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन एक्स की एक रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये हमने खुद बनाया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। ये मतलब फुल एक कंप्लीट पिक्चर है, ऑलमोस्ट उस कंप्लीट पिक्चर का ये एक टुकड़ा ये मांग रहा होता है। और इट इज अंडरस्टूड कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही होगी कि जब ये सब एक एंट्री बन रही होती है इस तरह की, तो उसके पीछे इस तरह के शेड्यूल बन रहे होते हैं, इस तरह की वर्किंग बनी होगी। आपको पता है कि इसके पीछे जनरल एंट्रीज क्या बनी होगी, और इसके आगे अगर कोई पार्शियल बैलेंस शीट बनती है तो वो उसकी शक्ल क्या होगी। तो इस सवाल में मैंने ये तमाम चीज़ें, इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आगे चल के आप शुरू में तो आप चाहो तो इसी तरह सवाल करो, लेकिन आगे चल के आपने बुनियादी तौर पे इसी सिर्फ इस लेजर पे ही काम करना है। अगर उसने लेजर नहीं मांगा है तो आपने किसी और चीज पे काम नहीं करना। और मेरा अपना ख्याल यही होगा कि जब हम आगे चलेंगे तो ये वाला शेड्यूल तो बिल्कुल जो है ना पे हमारे काम का नहीं होगा, लेकिन जब आगे वाले सवाल अगर इसी तरह के आए तो जो मेरी जो समझ है वो ये है कि हमें ये एक शेड्यूल वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन ये हमें बनानी चाहिए। नंबर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट से मुतालिक है, जो अगर वो सवाल तो वो बनाना चाहिए। और गेन ऑन डिस्पोजल भी हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये भी ये हमें मददगार साबित होगा अगर हमने जो भी लेजर बनाना है या जर्नल एंट्री बनानी है। इसमें बचत है हमारी, ये चीज़ें बनानी होंगी, बनाएंगे हम आगे। और डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, ये जनरल एंट्रीज बनाएंगे हम आगे वाले सवालों में जब हम करने जाएंगे, तो किसी और तरफ अपना दिमाग ज़रा कम लगाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पर मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ।